साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। रीड मेन एग्जाम जीएस पेपर के लिए और लेक्चरर सेकंड पेपर के लिए सूचना तकनीकी का जो सिलेबस है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक सूचना प्रौद्योगिकी। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का परिचय का पार्ट फर्स्ट है वो पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वह वीडियो भी जरूर देखें। आज हम इसका पार्ट 2 है वो पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ है वो उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर जनरेशन। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। यानी 70 वर्ष पूर्व इसका जो उपयोग है, कंप्यूटर का उपयोग है, वह विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास के क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकी के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता, नए अनुप्रयोग, प्रोग्रामों में वृद्धि हुई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी हुई है। यानी प्रोग्राम बड़े हैं, गति है, संग्रहण क्षमता है, अनुप्रयोग है, इनमें वृद्धि हुई है, जबकि कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा हो गया है और कीमत भी कम हो गई है। इसके उत्पादन में भी तेजी आई है और अब यह आसानी से उपलब्ध है। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। इन 5 पीढ़ियों को आपको याद रखना है, कब से कब तक है और किस पीढ़ी में किसका विकास हुआ है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर का जो समय है वह है 1942 से 1955। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में होता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी, अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। इनकी कार्य करने की गति है वो धीमी थी। आकार बड़ा था और कार्य करने की गति भी धीमी थी। इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। आंतरिक जो मेमोरी है उसके लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा प्रचलित थी। भाषा हम आगे इसमें पढ़ेंगे, कंप्यूटर की भाषा, उसमें आप देखेंगे मशीनी भाषा किसे कहते हैं, असेंबली भाषा किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल। तो इसमें प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मशीनी भाषा व असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर एनिएक, एडवेक, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964। इस समय के दौरान जो कंप्यूटर चले वह द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। प्रथम पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब पर और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज के द्वारा किया गया। ये याद रखना है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए, ये द्वितीय पीढ़ी के, और 1955 से 1964। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया गया वह बेल के द्वारा 1947 में किया गया। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्ति है जो अर्धचालक धातु से बना है। ट्रांजिस्टर है वो किससे बना है? अर्धचालक धातु से बना है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का था, किंतु इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था और ये अधिक विश्वसनीय, अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। इस समय मेमोरी की तकनीक में भी सुधार हुआ। मेमोरी की तकनीक में सुधार हुआ, तीव्र गति हुई, आकार छोटा हुआ। ये कौन सी पीढ़ी की बात है? द्वितीय पीढ़ी की। 1960 के दशक में पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई। 1960 यानी द्वितीय पीढ़ी के दौरान ही प्राथमिक मेमोरी के जो कंप्यूटर है या ट्रांजिस्टर है वो विकसित हो गए। द्वितीय मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आज भी प्रचलित है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर का
दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। इसी कारण इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी। छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी, अच्छी इनपुट आउटपुट युक्तियों का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटरों की लागत मूल्यों में भी कमी आई। इसके उदाहरण देखिए, IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज और CDC 3600 सीरीज, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, इसका जो समय है वह है 1964 से 1975। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का स्थान, ट्रांजिस्टर देखो, पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का और तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों के स्थान पर एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया। इन्हें IC कहा जाता है। IC का प्रयोग किया गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। IC एक छोटा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। अपने छोटे चपटे आकार के कारण ये चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय है। IC के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हुआ और गति तीव्र हुई, मेमोरी भी बढ़ी और लागत में भी कमी आई। ये तीसरी पीढ़ी की बात है। साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी और अधिक बढ़ी। इस काल के विकसित कंप्यूटर देखो, आपको याद रखने हैं, IBM 360, LCL 1900, वैक्स 750। पूछा जाएगा आपसे ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो आपको बताना है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989 तक। इनका समय कितना है? 1975 से 1989 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI प्रयुक्त किए गए। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाता है। यानी माइक्रोचिप का प्रयोग किसमें किया गया? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया गया। पहला माइक्रोचिप किस पीढ़ी में लगाया गया? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में 1975 से 1989। और पहला माइक्रोचिप है वो 1970 में तैयार किया गया इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा, और इसका नाम क्या था? इंटेल 4004। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। फलस्वरूप अब तक जिन कंप्यूटरों के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी, अब टेबल पर रखे जाने वाले डेस्क कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्य करने की क्षमता, मेमोरी, विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर, इसके उदाहरण है वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया। माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इन कंप्यूटरों का विकास किस पीढ़ी में हुआ? चतुर्थ पीढ़ी में हुआ, जो 1975 से 1989 तक इसका समय था। नेक्स्ट है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, जो 1989 से वर्तमान तक अभी भी ये पंचम पीढ़ी है वो चल रही है। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है। इनमें तर्क करने, सोचने समझने, निर्णय लेने आदि बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंप्यूटर वर्तमान के कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय, जटिल, विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग की विधियां भी सरल हो जाएगी। ये मानवीय भाषा और व्यवहार को भी समझने लगेंगे। इनपुट और कमांड दोनों के लिए ही और अधिक आसानी हो जाएगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटरों का प्रचलन बढ़ रहा है, ये आगे और बढ़ेगा। ये थी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां, जिनके अंदर किस पीढ़ी के अंदर किसका विकास हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का ब्लॉक रेखाचित्र एवं कार्य प्रणाली। कंप्यूटर का ब्लॉक रेखाचित्र और कार्य प्रणाली।
कंप्यूटर एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर तंत्र से अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों से है। कंप्यूटर के सिस्टम से मतलब है कंप्यूटर के फिजिकल यूनिट्स। कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से बना हुआ है। कंप्यूटर तंत्र, कंप्यूटर सिस्टम है वो कितनी इकाइयों से मिलकर बना है? 3 इकाइयों से। कौन कौन से है? सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर तंत्र 3 इकाइयों से मिलकर बना है, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट देखिए, यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट में क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी पूछी जाती है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की अन्य युक्तियां, डिवाइस तथा परिपथ लगे होते हैं। जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड, मदरबोर्ड, जिसको आपने नाम सुना होगा, मदरबोर्ड इस बॉक्स में लगा होता है। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर जो परिपथ है वो सिस्टम यूनिट में होता है। कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ किसमें होता है? सिस्टम यूनिट में होता है। नेक्स्ट है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम के जो 3 इकाइयां हैं जिसमें पहली है सिस्टम यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीपीयू है, और दूसरी है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में डाटा और प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां, डिवाइसेस इनपुट यूनिट यानी आगम इकाई कहलाती है। जब हम कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर डाटा और प्रोग्राम का जब विवरण प्रविष्ट करते हैं और जो युक्तियां हैं प्रविष्ट करने वाली, वो सब क्या कहलाती है? इनपुट यूनिट कहलाती है। जैसे कीबोर्ड, माउस इनपुट यूनिट है, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इनके उदाहरण भी आपको याद रखना है इनपुट के। नेक्स्ट है निर्गम इकाई यानी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में देखिए कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्ष, जो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट है उससे हमने जब उसमें डाटा डाला तो उसके बाद में निष्कर्ष जो निकलता है, निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियां आउटपुट यूनिट कहलाती है। जैसे मॉनिटर, जो हमने डाटा डाला वो मॉनिटर पर प्रदर्शित होगा, तो वो क्या है? आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर, हम जो प्रिंट निकालते हैं वह प्रिंटर क्या है? आउटपुट यूनिट है। कुछ सामान्य निर्गम युक्तियां है, इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार देखो, ये कंट्रोल यूनिट है और ये इनपुट यूनिट, ये आउटपुट यूनिट, मुख्य मेमोरी, अंकगणितीय तार्किक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इनका हम आगे पढ़ेंगे। देखो इनके बारे में। सीपीयू क्या है? देखो इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हिंदी में इसको कहेंगे केंद्रीय संसाधन इकाई। ये नाम भी आपको आना चाहिए। हिंदी में सीपीयू को क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई। अब देखो ये है क्या? यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें पढ़ता है। सीपीयू क्या करता है? निर्देशों को पढ़ता है, उनकी व्याख्या करता है और उन पर कंट्रोल करता है और सगणना कैलकुलेशन करता है। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सीपीयू में। और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भागों पर, जैसे मेमोरी है, इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेज है, इन पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है सीपीयू और उनसे कार्य भी करवाता है। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित रहते हैं। इसी नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देते हैं अथवा प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है। सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाएं व निर्णय सेकंडों में कर सकता है।
तो ये है सीपीयू। सीपीयू को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए 3 भाग कौन कौन से? एक तो है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, दूसरा है अंक गणितीय या तार्किक अंक गणितीय व तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय व तार्किक इकाई, सीयू, एएलयू। और तीसरा जो भाग है सीपीयू का वह है मेमोरी यानी संग्रहण इकाई, स्टोरेज यूनिट। इसमें संग्रहण किया जाता है डाटा। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यानी माइक्रो जो कंप्यूटर है उनमें एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है सीपीयू, और जबकि जो बड़े कंप्यूटर है उनमें अधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कार्य संचालित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए सीयू, एएलयू, रजिस्टर और आंतरिक बस, ये याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में ये भाग है, ये है सीयू, एएलयू, रजिस्टर और इंटरनल बस। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों से संयोजित कर बनाया जाता था। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्यकुशल एवं उपयोगी बनाने के लिए प्रोसेसर के परिपथ में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई और इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया। परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने से इनके खराब होने की समस्या उत्पन्न होने, यानी यह भी पूछा जा सकता है ट्रांजिस्टरों के अधिक प्रयोग से कंप्यूटर में क्या समस्या आने लगी? अधिक ताप उत्पन्न होने से ये खराब होने की समस्या है वो इनके सामने आने लगी। अतः एक ऐसे पुर्जे की आवश्यकता हुई जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हो, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर जिसमें अनेक ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, अनेक ट्रांजिस्टरों वाला एक ऐसे परिपथ की आवश्यकता हुई जिससे उसमें ताप वगैरह या खराब होने की समस्या न पैदा हो। तो इसका विकसित रूप है अनेक ट्रांजिस्टर लगा करके उसका तुल्य परिपथ क्या बनाया गया? माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया गया, जिसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टरों के बराबर क्षमता थी। यानी एक माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया गया जिसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए थे? 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है जो एक खोल में छोटे छोटे कनेक्टर्स के साथ व्यवस्थित रहता है। चपटा होने के कारण इसे माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? चिप भी कहते हैं। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक निरंतर विकसित होती गई, इनकी क्षमता में वह गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गति व गणन क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध है, जिनमें इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। माइक्रो प्रोसेसर के पहला कौन सा है? इंटेल 4004। और इसके बाद में जो अब वर्तमान में उपलब्ध है वे है इंटेल पेंटियम 4, कोर 2 ड्यू, i3, i5, AMD आदि माइक्रो प्रोसेसर के नाम वर्तमान में चल रहे हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट की बहुत अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। सीयू क्या करती है? कंप्यूटर में जो सूचनाएं आदान प्रदान होती है या कंप्यूटर के जो उपकरण हैं उन पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य, तो कार्य पढ़ेंगे हम सीयू के। यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रण करती है। यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है और उसकी व्याख्या करती है तथा एएलयू व मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देती है। एएलयू को यह बताती है कि डाटा मेमोरी में कहां पर है। कंट्रोल यूनिट का यह काम है। देखो,
एएलयू एएलयू को ये बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, ये क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात परिणाम है वो कहाँ संग्रहित होना है। ये सब कार्य किसका है? सीयू का है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रण बस कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचरित होते हैं। अनेक तारों का समूह बस कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक तारों का समूह क्या कहलाता है? बस कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अंक गणितीय तार्किक इकाई एएलयू। एएलयू की बार बार फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम पहले हुए हैं कंप्यूटर से संबंधित। यह यूनिट अंक गणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन करती है। ये यूनिट है वो क्या काम करती है? अंक गणितीय जो जोड़ भाग गुणा है ये करती है, तार्किक क्रियाएं करती है। गणितीय क्रियाओं में जोड़ बाकी गुणा भाग सम्मिलित है। एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंक गणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंक गणितीय गणनाएं करता है। किसमें? एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तार्किक क्रियाओं में एएलयू दो संख्याओं व डाटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ या नहीं में होते हैं जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। रिजल्ट किस में आएगा? या तो यस या नो में। एएलयू कंट्रोल यूनिट सीयू की निगरानी में कार्य करता है। एएलयू जो कंट्रोल यूनिट सीयू की निगरानी में कार्य, यानी एएलयू है वो सीयू की निगरानी में कार्य करता है, कंट्रोल यूनिट की। यह मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है, परिणाम पुनः मेमोरी को ही लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड के हिसाब से एएलयू कर देता है। एएलयू में अनेक रजिस्टर होते हैं और एक्यूमुलेटर होते हैं। रजिस्टर एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। एएलयू में डाटा पर कार्य करने के बाद परिणाम को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों को भेज दिया जाता है या उन्हें मेमोरी में संग्रहित कर लिया जाता है। जब एएलयू में डाटा पर कार्य हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो या तो आउटपुट उपकरणों को प्रदर्शित हो जाता है या फिर सेव हो जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मनुष्य के दिमाग में याद रखने की जो क्षमता होती है जिसे स्मृति या मेमोरी कहते हैं, याद रखने की क्षमता। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों के संग्रह करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर में किसकी क्षमता होती है? मेमोरी होती है। एक तो डाटा की और निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना, प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान होते हैं। अब मेमोरी में संग्रह, डाटा संग्रह करने के लिए अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता, कैपेसिटी अथवा मेमोरी का आकार, साइज इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे एड्रेस कहते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। एड्रेस किसे कहते हैं? मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे एड्रेस कहते हैं। मेमोरी को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? इनको आगे किन किन भागों में विभाजित किया गया है ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। मेमोरी के दो भाग है, मुख्य मेमोरी और बाह्य मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय ही क्या है? मुख्य मेमोरी है। और इसे प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ये याद रखना है। देखो, मुख्य मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी और आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। यह सीपीयू का ही भाग होती है। मुख्य मेमोरी किसका है? सीपीयू का भाग होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है। प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। मेमोरी क्या होती है? एक अर्धचालक चिप होती है। मुख्य मेमोरी को सामान्यतः दो भाग, आगे मुख्य मेमोरी है। देखो, मेमोरी के दो प्रकार है, मुख्य मेमोरी और बाह्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं।
और मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी दो भागों में बांटी गई है। ये मेमोरी देखो अस्थायी मेमोरी यानी रैम, रैम यानी अस्थायी मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखते हैं इस अस्थायी मेमोरी में क्या कुछ होता है, रैम के अंदर क्या कुछ होता है। यह सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में संग्रहित होता है, चाहे तो कीबोर्ड से या किसी अन्य इनपुट डिवाइस से। जो हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वो सबसे पहले किस में संग्रहित होता है? रैम में संग्रहित होता है। संग्रहित रैम में होने के बाद में, यानी रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। और सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार फिर उसको प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे डाटा की आवश्यकता है सीपीयू को, तो वहां से वह ले लेता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कभी भी पढ़ा एवं पुनः लिखा जा सकता है। रैम में सभी संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। यह है रैम चिप। देखो, रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं। रैम के अंदर डाटा हो या प्रोग्राम हो, वह अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर को बंद, यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप को स्विच ऑफ कर देते हो अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, तो रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। स्थायी मेमोरी यानी रोम, और इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, केवल पढ़ सकते हैं, इसको दोबारा से लिखा नहीं जा सकता, ओनली, रीड ओनली। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते, परिवर्तन भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, हम केवल पढ़ सकते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। यह मेमोरी स्थायी या स्थिर होती है। देखो, अगर उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, नष्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये स्थायी मेमोरी है। कौन सी? रोम। अतः कंप्यूटर को बंद करने पर, स्विच ऑफ करने पर अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर ये नष्ट नहीं होती है। जो भी हम डाटा डालेंगे, प्रोग्राम डालेंगे, तो यदि रोम के अंदर वो है, स्थायी मेमोरी में है, तो कंप्यूटर चाहे स्विच ऑफ हो जाए, चाहे बंद हो जाए, वो उसके अंदर ही रहेगी, स्थायी रहेगी, नष्ट नहीं होगी। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है, वह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किसका उदाहरण है? ये रोम का उदाहरण है, ये याद रखना आपको, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो इसमें स्वतः ही सूचना संग्रहण कर बूट हो जाता है। रोम का उपयोग स्वचालित, देखो रोम का उपयोग कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्वचालित मशीनों में और खिलौनों आदि में, जो खिलौने स्वचालित होते हैं, मशीनें स्वचालित होती है, उनमें रोम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, ये है रोम चिप। रोम 3 प्रकार की होती है। रोम भी आगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो रोम के कौन कौन से प्रकार है। एक तो है प्रोम, PROM, प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही, प्रोम में क्या है, इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। प्रोम में हम एक बार ही लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ इसको बार बार सकते हैं। EPROM यानी इरेजेबल, इरेज करना, मिटाना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है। देखो, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन, EPROM यानी इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है। देखो, ईप्रोम में परावैंगनी किरणों के द्वारा प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है और ईईप्रोम में विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है आवश्यकता होने पर। तो ये इसके 3 प्रकार थे रोम के, ये आपको याद रखने हैं 3 प्रकार। नेक्स्ट है मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी के बाद में बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है। डाटा को अगर हम चाहते हैं कि स्थायी रूप से वो संग्रहित हो तो इसके लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी चुंबकीय अथवा प्रकाशीय होती है। इससे संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता। इसके उदाहरण है वह हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है या बाह्य मेमोरी के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए मेमोरी की इकाइयां, यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की जो इकाइयां हैं ये कौन कौन सी है, ये भी पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित रहती है। मेमोरी में जो सूचना रहती है वो बिट के रूप में संग्रहित की जाती है। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना एक शब्द है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होती है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल 2 ही अंक होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। एक बिट का मान 0 अथवा 1, 0 अथवा 1 ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि आउटपुट के रूप में कुछ विभव हो तो उसे 1 अथवा विभव कुछ भी न हो तो 0 से निरूपित किया जा सकता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 को प्लस उपस्थित और जबकि 0 का अर्थ है प्लस अनुपस्थित। कंप्यूटर में सभी डाटा 0 अथवा 1 में संग्रहित होता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा है वो 0 और 1 की संख्या में संग्रहित, बाइनरी संख्या में संग्रहित होते हैं, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 अथवा 1 बिट के रूप में देना बहुत ही दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है। हम 0 या 1 का उपयोग नहीं करते हैं, बिट संख्या का हम उपयोग नहीं करते हैं, हम तो अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर स्वयं उसे अपनी भाषा बिट के रूप में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड पर आपने ए दबाया तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये इतना अंकित हो जाता है, यानी वो अपनी भाषा में उसको परिवर्तित कर लेता है। यदि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, यदि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता। अत्यधिक छोटी है ये बिट मेमोरी। सामान्यतः मेमोरी मापन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मेमोरी मापन के लिए बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। 8 बिट से मिलकर, यहाँ क्वेश्चन ये बनेंगे, यहाँ से देखो 8 बिट से मिलकर एक बाइट, 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और बाइट के बीच में एक निब्बल भी होता है, यानी 4 बिट बराबर 1 निब्बल। 4 बिट बराबर 1 क्या होता है, निब्बल होता है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। मेमोरी विभिन्न इकाइयों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। बिट, बिट क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 है। दूसरी है निब्बल। निब्बल 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं। बाइट 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर यानी एक अंक या अक्षर को 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है, जिसे 1 बाइट बराबर 8 बिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। किलो बाइट, सबसे पहले देखो क्या आएगा, सबसे पहले बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, और इनके बीच में क्या है, निब्बल है, निब्बल आएगा, फिर बाइट आएगा, उसके बाद में किलो बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलो बाइट में कितने, 1024 बाइट होते हैं, ये याद रखना है आपको। और फिर किलो बाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट। मेगाबाइट यानी एमबी, ये केबी एमबी इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, एमबी। इसमें 1024 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट, यानी
आपसे पूछा जा सकता है भी 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आपको ये आंसर देना है 1024 इंटू 1024 बाइट। फिर है गीगाबाइट, जीबी, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में हम कह सकते हैं 1000 मेगाबाइट होता है। ये जो मेगाबाइट है ऊपर हमने देखा है, ये 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट के बराबर। और इसमें अगर किलोबाइट में पूछे तो 1024 इंटू 1024, बाइट में पूछे तो ये 3 बार आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ याद कर लेना। टेराबाइट, टीबी, सबसे बड़ी इकाई है वो टीबी है। 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है, यानी 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। और मेगाबाइट पूछे तो मेगाबाइट, किलोबाइट पूछे तो ये 3 बार आएगा, और बाइट पूछे तो ये 4 बार आएगा। तो इनका क्रम भी आपको अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ये क्रम आपको पूछा जा सकता है। संख्या प्रणाली परिचय, प्रत्येक कंप्यूटर अंकों, अक्षरों, अन्य विशेष अक्षरों को कूट के रूप में अपने आप में संग्रहित करता है। जब हम डाटा कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं तो डाटा एक भिन्न रूप में कूट कोड के रूप में मशीन में संग्रहित किया जाता है। अतः इस कूट कोड को समझने से पूर्व हमें संख्या सिस्टम को समझना होगा। संख्या सिस्टम को हम यहाँ समझेंगे, बाइनरी संख्या को। तो सबसे पहले देखिए बाइनरी संख्या प्रणाली। यह सिस्टम लगभग दशमलव संख्या सिस्टम जैसा ही है। इसमें आधार 10 के स्थान पर 2 लिया जाता है। बाइनरी संख्या में आधार क्या होता है, देखो 2 होगा, और दशमलव में आधार कितना होता है, 10 होता है। इस सिस्टम में केवल 2 ही अंक है, 0 और 1। बाइनरी संख्या में कितने अंक है, 2 ही, 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी एक अंक की संख्या 1 है, जो कि आधार 2 से 1 कम मानी जाती है। प्रत्येक बाइनरी संख्या में अंकों का स्थान 2 की घात को व्यक्त करता है। तो इसमें देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, आपको देखिए ये याद रखना है। देखो 1, 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब ये जो संख्या है इसने इसका पूछा है, देखो क्या बनता है। जो दशमलव संख्या है वह क्या बनती है, देखो ये बाइनरी संख्या है, इसकी हम दशमलव संख्या बनानी है। देखो बाइनरी संख्या समकक्ष दशमलव संख्या क्या होगी, देखो ये लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना, ये याद करना पड़ेगा। 1, 2, 4, 8, 16। इसके नीचे हम ये संख्या लिखेंगे। देखो इसके नीचे 1 लिखा, इसके नीचे 0, इसके नीचे फिर 1, फिर ये 0, और फिर ये यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो 1 के साथ 1 का गुणा किया, कितना आया, 1 आ गया, यहाँ प्लस का आएगा। और 0 के साथ 2 का गुणा किया तो यहाँ 0 आ गया, प्लस 1 का 4 के साथ तो यहाँ 4 आ गया, प्लस 8 का 0 के साथ गुणा किया तो 0 आ गया, प्लस 16 का 1 के साथ गुणा किया तो 16 आ गया। अब इनको जोड़ लेंगे, 16, 4, 20 और 1, 21। ये देखो ये 21 आ गए यहाँ पर। यानी ये जो संख्या है बाइनरी संख्या, ये बाइनरी संख्या है, ये किस संख्या के दशमलव संख्या के बराबर है, 21 के। ऐसे बताना है आपको। आप ये संख्या याद कर लेंगे और उसके नीचे ये रख करके उसको मल्टीप्लाई कर दें। आगे इसमें खूब एग्जाम्पल है, उनको आप करोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। ऑक्टल संख्या प्रणाली। ऑक्टल संख्या सिस्टम में आधार 8 होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टल 8, आधार 8 होता है। इस संख्या सिस्टम में सिर्फ 8 अंक होते हैं। 8 अंक देखो 0 से स्टार्ट होंगे और 7 तक। ऑक्टल संख्या में अंक पूछे जा सकते हैं, कितने होंगे, 8 होंगे। इसमें सबसे बड़ा अंक है वो 7 होता है। ऑक्टल संख्या में आपको बड़ा अंक 8 नहीं बताना है, कितना है, 7 होता है। इस पद्धति में प्रत्येक ऑक्टल संख्या में प्रत्येक ऑक्टल अंक का आधार 8 की घात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः ऑक्टल संख्या इतने को दशमलव पद्धति के समतुल्य निम्न प्रकार लिख सकते हैं। यह कहता है कि ये जो संख्या है इसको दशमलव पद्धति में, ये ऑक्टल संख्या देखो 2057, ये क्या है, ऑक्टल संख्या है। इसको हमें दशमलव संख्या में, यहाँ आपको संख्या पूछी गई है, ये फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसमें भी पूछा जाएगा। तो यहाँ आपसे संख्या पूछी गई है, ये आपको लिखनी है। तो इसके लिए देखो आपको ये याद रखना है, ये 8 की पावर 0
इंटू ये सबसे बड़ी संख्या है जो 7 है, यहाँ 8 की पावर 0 यहाँ करना है, ये 7 प्लस फिर 8 की पावर 1 और इसके साथ में करना है इंटू 5, फिर प्लस 8 की पावर 2 और इसके साथ इंटू करना है 0 और फिर प्लस 8 की पावर 3 और इसके साथ इंटू करना है 2। तो ये देखो बन गई, ये संख्या बन गई इस प्रकार। अगर यहाँ कोई और संख्या होती तो फिर यहाँ 8 की पावर 4 आ जाती, 8 की पावर 5 अगर यहाँ ये आगे संख्या यहाँ पर और होती तो इस प्रकार इनका गुणा करके हम इनको जोड़ करेंगे। इनका जोड़ करेंगे तो ये जोड़ आ जाएगा, देखो 1071 आ जाएगा। तो ये 2057 की पावर 8 यहाँ जो अपने रिक्त स्थान छोड़ा था वहां 1071 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसको आप एक बार फिर समझ लेना, ये आ जाएगा आपके समझ में। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल का मतलब 16। इसका आधार संख्या है वो 16 होती है। इसमें देखो 16 संख्या कौन कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम 10 अंक तो दशमलव संख्या पद्धति के अनुसार ही होते हैं इसमें, हेक्साडेसिमल के अंदर। इसमें देखो 0 से लेकर के 9 तक ये संख्याएं होती है और 6 जो अंक है ना वो ABCDEF के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ये याद रखना है। देखो 10 अंक तो 0 से 9 तक ये 10 अंक हो गए और फिर 6 अंक है यानी 16 अंक होते हैं इसमें, तो वो ABCDEF के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। और क्रम से इनकी जो संख्या होगी वो 10, 11, 12 और 15। सबसे बड़ी संख्या एफ व्यक्त करता है और ये किसके बराबर है, ये 15 के बराबर है। तो हेक्साडेसिमल में बड़ी संख्या 15 है जिसको एफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये भी इसका एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ये कहता है भी इसको दशमलव, हेक्साडेसिमल की ये संख्या है, इसको दशमलव प्रणाली में बदलना है, यानी 1 AF 16 ये है, इसको किस में बदलना है, इसको डेसिमल में, दशमलव में बदलना है। तो यहाँ संख्या क्या आएगी, तो इस प्रकार देखिए यहाँ अपने को लिखना है, ये जो 16 है ना, यहाँ 16 की पावर 0 लिख दी, यहाँ 16 की पावर 1 लिख दी, यहाँ 16 की पावर 2 लिख दी। अब अपने पास संख्या ही 3 है, 1 2 3 संख्या है। तो यहाँ ये F यहाँ आ गया प्लस A यहाँ आ गया, एक अगर कोई संख्या और होती तो आगे आ जाती। अब इनका हम गुणा करेंगे और इनको जोड़ देंगे तो ये इसका योग आ जाएगा 431। अब ये देखो इस यहाँ कितना आ जाएगा, 431 आ जाएगा। तो ये थी बाइनरी संख्या, ऑक्टल संख्या, हेक्साडेसिमल संख्या। अब नेक्स्ट देखिए एक प्रणाली से अन्य प्रणाली में रूपांतरण, तो वही है एक प्रणाली से यानी हेक्साडेसिमल से दशमलव प्रणाली में बदलना, दशमलव प्रणाली से हेक्साडेसिमल में बदलना। ये इसके अंदर एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आप इसके कर लेना, बिल्कुल आसान है। ये एग्जाम्पल करने के बाद में आप इनको आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण है इसका, देखिए नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सभी साथी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और एग्जाम विजन ऐप आप डाउनलोड करें। वहां पर सभी जो कोर्स है, रीट मेन एग्जाम SST का और रीट मेन एग्जाम GS पेपर, यानी जिनका सब्जेक्ट SST नहीं है उनके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप सभी को इनकी वन लाइनर जो प्रश्न है वो आपको मिलेंगे। पूरे के पूरा जो कोर्स है आपका, चाहे सूचना तकनीकी है, चाहे शैक्षिक परिदृश्य है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, सभी के वन लाइनर क्वेश्चन आपको सुव्यवस्थित तरीके से टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन करें निश्चित सफलता के लिए। कंप्यूटर का कार्य 2 भागों में संचालित होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं और कंप्यूटर तंत्र के जो उपकरण है, वस्तुएं हैं, प्रोग्राम है, वो या तो हार्डवेयर में आएंगे या सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आए। इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है भी कौन से है वो जो हार्डवेयर में आते हैं, कौन से है वो उपकरण है वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक जो फिजिकल उपकरण होते हैं कंप्यूटर के वो, और मूर्त का मतलब है जिन्हें हम देख सकते हैं या छू भी सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के जो फिजिकल सिस्टम है और जो भी उसके पार्ट्स हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इन सभी को हम देख सकते हैं और साथ साथ छू भी सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसमें संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य की क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किसी कार्य को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए किया जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को देखो कौन कौन से दो भाग, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या कुछ है। कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम की क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर को संचालित करने वाले जो प्रोग्राम है ना वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के भौतिक भागों और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग भी नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक भाग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर तंत्र का अत्यावश्यक भाग होता है। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी क्रियान्वित करता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी कहा जाता है। तो वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी इसे कहा जाता है। अब है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर स्रोतों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर लिखित प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर लिखित प्रोग्राम होते हैं, देखो कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषाएं, भाषा संसाधन, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशेष तथा निश्चित कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाए गए। कार्य के आधार पर इसका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, डिजाइनर, एडवोकेट आदि। और पेशेवर जो व्यक्ति है बैंकिंग में, बीमा फैक्ट्री में, अस्पताल में, इंजीनियरिंग में और वेतन बिल बनाने में, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालयों के परिणाम घोषित करने में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसके ये उपयोग है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ये भी आपको याद रखने हैं। बाकी इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, पेरोल, रेलवे आरक्षण आदि में सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी के आते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषाएं। कंप्यूटर में भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देखिए भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरों को सही तरीके से समझाने का माध्यम। भाषा का अर्थ है अपनी जो बातें हैं उनको दूसरों को सही तरीके से समझाने का माध्यम ही भाषा है। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है ये यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीनी भाषा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कंप्यूटर जिस भाषा को समझती है उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी या मशीनरी भाषा कहेंगे। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न करना है तो मशीन भाषा में सूचनाएं देनी होती है। ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? देखो जब यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, यूजर के द्वारा भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है
उसे ट्रांसलेटर कहा जाता है। और कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है मशीनी भाषा, जिसको हम कहेंगे निम्न स्तरीय भाषा या LL, लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी है संयोजन भाषा, जोड़ने वाली भाषा, जिसको असेंबली भाषा भी कहते हैं, MLL, मिडल लेवल लैंग्वेज। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। तीसरी देखो कौन सी है, ये है उच्च स्तरीय भाषा, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इनके बारे में देखेंगे। देखो क्या है निम्न स्तरीय मशीनी भाषा। मशीनी भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। मशीनी भाषा को क्या कहते हैं, बाइनरी यानी 0-1 भाषा भी कह सकते हैं। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीन भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा में कार्य करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि 0-1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल होती है। मशीन भाषा में दिए गए निर्देश तीव्र गति से कार्य करते हैं, जो निर्देश देते हैं। इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि हम कीबोर्ड से A टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे मशीनी भाषा में बदलता है और इस तरह आकृति प्राप्त होती है, A होती है। नेक्स्ट है संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। संयोजन भाषा मशीनी भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया गया। बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा, निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया, ये याद रखना है। असेंबली भाषा में किस कोड का प्रयोग किया गया, निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया। और ये इस असेंबली भाषा का ही प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि मशीनी भाषा में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस भाषा में कार्य करना मशीन भाषा की अपेक्षा सरल होता है। इनके प्रोग्राम पहले मशीन भाषा में बदला जाता है और इसकी गति मशीन भाषा से कम होती है। संयोजक भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी होना आवश्यक है। इसमें 2 प्रोग्राम चलता है। यह मशीन आधारित भाषा है, अतः दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा। अब देखो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा में जो हम निर्देश देते हैं वह उच्च स्तरीय भाषा है। और इसको जो मशीनी भाषा है, इसको जो हम निर्देश देते हैं उस भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, C++ और जावा। ये क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे ये जो संसाधक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या कुछ है, इनकी क्या भूमिका है। इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, ये सभी तरह के कंप्यूटर इसमें चला सकते हैं। फिर है भाषा संसाधक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। इसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आदि कहते हैं। कंपाइलर क्या है, देखो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। यानी प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है उच्च स्तरीय, उसको मशीनी भाषा में ये परिवर्तित करता है कंपाइलर। और फिर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या काम है, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषा है उसको पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ये इंटरप्रेटर कहलाते हैं। इसमें त्रुटि होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। असेंबलर, असेंबलर क्या है, ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच योजक कड़ी भी होती है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है, फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। और इसके एग्जाम्पल ये ऑपरेटिंग सिस्टम के MS-DOS, विंडोज, लाइनेक्स आदि कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इनके नाम आपको याद रखने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य,
स्मृति का प्रबंधन करना, किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है, कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल का प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट करना, कौन सी फाइल में ये संग्रह किया जाना है, ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। निवेश निर्गम प्रबंधन, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डाटा देने और कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए काम में आने वाली युक्तियों का जो प्रबंधन करना होता है। नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है जिससे उपयोगकर्ता का काम सरल हो जाता है। यूटिलिटीज, ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्यों की जटिलताओं से दूर, यानी जो कार्य की जटिलता है उसको दूर करता है। यूटिलिटीज जो ये भी सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये यूटिलिटीज, जो प्रोग्राम का जो उपयोग करता है उसके कार्यों की जटिलता को दूर करता है। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता कैसे है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, मॉनिटर, सीपीयू आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जनत से बचाता है कि कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कंप्यूटर में महत्वपूर्ण रोल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ये कितने प्रकार का है? देखो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब एक यूजर है वो इसका उपयोग करता है तो वो सिंगल यूजर हो गया, एक से अधिक करते हैं तो वह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल डॉस हो गया और इसका हो गया लाइनक्स, ये एग्जांपल याद रखने हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं? कंप्यूटर के जो विभिन्न भाग हैं उनका रखरखाव करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप आदि प्रोग्राम, ये किस में आते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं। अब यूटिलिटी प्रोग्राम के कार्य क्या है? इसके कार्य देखिए, हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइलों को बैकअप लेने, बैकअप को पुनः कंप्यूटर में डालने के लिए, डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए, कंप्रेसिंग प्रोग्राम, रीस्टोर प्रोग्राम, ये सब इसके अंदर है। कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने और उसे हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य है। तो नेक्स्ट है इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जब प्रश्न उत्तर करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप इस चैप्टर को और इससे पहले वाले जो वीडियोज है उसको आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।